हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है, क्या रीजन है और जो बेसिक लॉजिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग। देखो जरा, जिस अकाउंटिंग की हम बात करते हैं वो जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होती है। कॉमन पार्लेंस में आम आदमी जिस अकाउंटिंग की बात करता है वो किसकी बात करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता है। मतलब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही जानता है। होने को तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी होता है, लेकिन आम आदमी का उससे लेना देना नहीं होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये एक आम आदमी से भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो देखो, अब मान लो कि आप मोहल्ले की किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर पर आप जाते हैं, किराने की दुकान पर जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि मोहल्ले में क्या होता है, कई सारे लोग किराने वाले भैया से उधार सामान खरीदते हैं। ठीक है, आज 10 रुपए का खरीदा, फिर 100 रुपए का खरीदा, फिर 50 रुपए का खरीदा, फिर 30 रुपए का खरीदा। ठीक है, और मोहल्ले में कम से कम 25-30 लोग तो होते ही हैं। छोटा मोहल्ला हुआ तो ठीक है, बड़ा मोहल्ला हुआ तो और भी ज्यादा लोग होंगे। तो अब मान लो ये ए है, ठीक है, फिर बी, इसने 5 का खरीदा, फिर 25 का खरीदा, फिर 70 का खरीदा, फिर 500 का खरीदा। फिर सी, इसने मान लो कितने का खरीदा, इसने मान लो खरीदा 100 रुपए का खरीदा, फिर 10 रुपए का खरीदा, फिर 8 रुपए का खरीदा, मतलब 10 का खरीदा, फिर 20 का खरीदा, फिर 5 का खरीदा। भाई 2-4 रुपए भी लोग उधार खरीद करते हैं और फिर क्या करते हैं, महीने के आखिरी में पेमेंट करते हैं। अब मान लो इस ग्रोसरी स्टोर वाले के पास में 30 कस्टमर है। कितने कस्टमर है? 30। छोटा सा है ये। ठीक है, और एक बंदा एक दिन में मान लो कि मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन में 3 ट्रांजैक्शन करता है, तो महीने के कितने ट्रांजैक्शन होंगे भाई? 90 ट्रांजैक्शन डेली के, और महीने के कितने हो जाएंगे? 2700 ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब अगर ये ग्रोसरी वाले भैया जो हैं, ये अगर इसको लिख करके ना रखें तो क्या होगा? क्या आप इनसे ये एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि ये 2700 ट्रांजैक्शंस को याद रखेंगे? अब मान लीजिए एक महीने के बाद ए आया और बोले बताओ भैया मेरा कितना हिसाब है? तो अब आपको ऐसा लगता है कि ग्रोसरी स्टोर वाले भैया बोलेंगे अच्छा 1 तारीख को तुम इतना ले गए थे, 2 को इतना ले गए थे, 3 को इतना ले गए थे, 5 को इतना ले गए थे, अब मैं क्या करता हूँ टोटल बता देता हूँ। जैसे ही अगर इसने लिख के नहीं रखा होगा, वैसे ही ये बोलेगा भैया 7 तारीख को तो मैं आया ही नहीं, जबकि हो सकता है 7 तारीख को इसने 500 का माल खरीदा हो। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपना हिसाब किताब ठीक से रख सकें, अपने बिजनेस के आउटपुट को, मतलब हमारे बिजनेस का आउटकम क्या है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, हम उसको ठीक से मेजर कर सकें। तो चलिए, अभी इतना समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि आप चीजों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है और आप हिसाब किताब आसानी से कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी अकाउंट का। आगे हम पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। अकाउंटिंग is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information. अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाइंग का मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़ा है और कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस से नहीं। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर एक कंसेप्ट काम करता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, अब मान लो कि ये ग्रोसरी वाले भैया, ठीक है, अब ग्रोसरी वाले भैया इन्होंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, मतलब गुड्स खरीदा बेचने के लिए। ठीक है, और इन्होंने 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, तो इसकी तो अकाउंटिंग हम करेंगे। लेकिन मान लीजिए इनके बेटे की शादी थी। ठीक है, किसके? बेटे की शादी। ठीक है, और उस बेटे की शादी में इन्होंने 3 लाख रुपए खर्च किए, लेट सपोज। इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये पर्सनल खर्चा है। ठीक है, मेजरिंग का मतलब होता है कि उसको मनी के टर्म्स में मेजर करना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना, लिखना, क्लासिफाइंग अलग अलग करना, जैसे ए का हिसाब किताब अलग, बी का हिसाब किताब अलग, सी का अलग, डी का अलग, इस तरीके से। समराइजिंग टोटल करना,
इंटरप्रेटिंग, उसको देख करके समझना, अच्छा हाँ ये मतलब है। और कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब है लोगों को बताना, ठीक है। ये अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in significant manner in terms of money transactions and events which are part of at least financial character। मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के यानी जिनसे पैसे का लेना देना हो उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ठीक है। और उसके रिजल्ट को क्या करना, समझना, इंटरप्रेट करना कि अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और क्यों हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ और क्यों हुआ। ये सारी चीजें क्या है, आपको ये डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझने के लिए। अब हम अगर बात करें प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको याद रखना, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि बताइए प्रोसेस कौन सा होगा। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग। देखो एक ट्रांजैक्शन होगा, मान लो, ठीक है, राम ने, मतलब राम परचेस्ड गुड्स वर्थ 10 लाख। राम मान लो बिजनेसमैन था, उसने गुड्स खरीदा 10 लाख रुपए का। तो पहले आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है यानी पैसे से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन है। तो कैसे पहचानेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वाउचर से पहचानेंगे। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन मनी टर्म्स, आपको मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ मनी टर्म में वैल्यू कितनी है, 10 लाख की है। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे उसे आप कहां पर, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जर्नल को क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, ध्यान रखना। और लेजर को क्या कहते हैं, लेजर को कहते हैं बुक ऑफ, मतलब सॉरी प्रिंसिपल बुक, ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक, प्रधान वही कहते हैं इसको, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब जैसे मान लो राम का अकाउंट था, फिर मतलब जैसे वहां पर हमारे किराने वाले अंकल थे ना, चलो ए का अलग हिसाब लिखेंगे, बी का अलग लिखेंगे, सी का अलग करेंगे, डी का अलग करेंगे। जनरली अंकल क्या करते हैं, वो एक दिन का एक रफ में रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। और फिर दिन के आखिरी में क्या करते हैं, वो सभी के उन्होंने अकाउंट बना रखे होते हैं, तो ए का ए में लिख देते हैं कि इस दिन इतना हुआ, बी का बी के अकाउंट में लिख देते हैं, सी का सी के पेज में लिख देते हैं, और फिर महीने के आखिरी में सभी डेट्स का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद समराइजिंग, समराइज करना, समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बना के। ट्रायल बैलेंस सभी अकाउंट्स के बैलेंस को वहां पर लिखा जाता है, और फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है, आगे डिस्कस करेंगे। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, ठीक है। परफॉर्मेंस पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट से। फिर समराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों बढ़ा है, और सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है कि अच्छा रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट कार्ड ये है, तो क्या रीजन है अच्छी रिपोर्ट के और क्या रीजन है खराब रिपोर्ट के। और फिर उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग टू वेरियस यूजर, उसे कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। अब देखो भाई यूजर कौन होता है, यूजर 2 तरीके के होते हैं। यूजर बेसिकली, यूजर वो है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा, वही यूजर है भाई, ठीक है। तो यूजर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, ये सारे लोग क्या है, ट्रेड यूनियन, ये सब क्या है, ये हैं आपके क्या है भैया, ये आपके इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ये भी डिसीजन लेंगे। इन्वेस्टर क्या डिसीजन लेगा, इन्वेस्ट करूं या ना करूं। और अगर मान लो कि वो पहले से इन्वेस्टेड है, तो ये डिसीजन लेगा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट में रहूं या निकल जाऊं।
लेंडर्स जो आपको पैसे देने वाले, सप्लायर्स जो आपको उधार माल देने वाले, गवर्नमेंट एजेंसीज टैक्स वैक्स लगाने के लिए, कस्टमर्स, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। कस्टमर भी देखेंगे, अच्छा बहुत ज्यादा तो लोग नहीं लूट रहे हैं हमें, तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इन दोनों के काम के लिए होती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है भैया कि हमारे यूजर्स जो हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब आते हैं जरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्यों ऑब्जेक्टिव करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, भाई जब तक आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक साल के आखिर में पता नहीं चलेगा ना कि आपने प्रॉफिट कमाया या आप बर्बाद हुए। उसके बाद असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जाहिर सी बात है बैलेंस शीट से आपको पोजीशन का अपना पता चलता है, ठीक है। एक साइड पे एसेट्स लिखी जाती है, दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज लिखी जाती है, तो पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, यूजर मैंने बताया जो कि आपके इंफॉर्मेशन पर बेस्ड डिसीजन लेंगे, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स। अगर आप चीजों को लिख करके नहीं रखेंगे तो आपके एम्प्लॉइज ही फ्रॉड करने लगेंगे, ठीक है। अब मान लो एक कैशियर है, उसके पास कैश आता है और इसका कहीं लेखा जोखा नहीं होता, तो भैया वो कैशियर जो है वो कभी भी फ्रॉड कर सकता, बोल देगा सर पैसे ही इतने हैं, क्या करोगे। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके आखिरी में हम एमसीक्यूज भी कुछ करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ प्रोबेबल भी। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मेजरमेंट। अकाउंटिंग देखो बेसिकली होता क्या है, अकाउंटिंग आप करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते जाएंगे और फिर जब ये ईयर खत्म हो जाएगा तो इसका क्या बनेगा भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इससे पता चलेगा कि आपने साल भर में आपके बिजनेस ने क्या गुल खिलाए हैं, ठीक है। दूसरा फोरकास्टिंग, भाई जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना कि अगर कोई कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रही, पिछले देखो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उसने प्रॉफिट कमाया, उसका नेट प्रॉफिट था 10%, 20-21 में उसका नेट प्रॉफिट हो गया 12%, उसके बाद 21-22 में उसका नेट प्रॉफिट हो गया 18%। तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर परफॉर्मेंस का भी क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है अनुमान जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन अगर हमारा पास्ट डेटा सही है तो हम एक्यूरेसी के साथ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 8th में आए थे, मान लो 8th में आए थे 54%, 9th में आए थे 52%, तो 10th में भी टीचर अनुमान लगाएंगे कि भैया चलो ये 50 से लेके 60 के बीच में स्कोर कर लेगा। अब 10th में ऐसा इसको अनुमान नहीं लगा सकते कि वो 90% लाएगा, लेकिन ला भी सकता है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, भैया जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिनको डिसीजन लेना है उनको मदद करता है, उनको मदद करता है कौन, अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही वो डिसीजन लेते हैं। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आप अपना पिछले सालों से कंपैरिजन कर सकते हैं और आप अपना दूसरे सेम इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेस से भी क्या कर सकते हैं, मतलब दूसरे बिजनेस से नहीं, दूसरी एंटिटी से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। कंट्रोल, अकाउंटिंग की वजह से क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। जैसे आपने कोई एसेट खरीदी, लिख लिया, ठीक है, तो आपको पता है कि अच्छा ये एसेट्स है, कोई एसेट बेची तो रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको पता होगा कि आपके पास क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है, तो उससे क्या होगा कि लोग फ्रॉड करने में डरेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, भाई अकाउंटिंग देखो सरकार की तरफ से भी बोला जाता है कि भैया आपको अकाउंट्स बना के रखने होंगे ताकि हम टैक्स वगैरह ठीक से ले सकें, ठीक है। तो भैया अकाउंटिंग करने से सरकार को भी आसानी होती है कि सरकार उसमें से जो अपना टैक्स होती है वो ठीक से ले पाती है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्यों, डिसीजन लेने के लिए, कंपैरिजन के लिए, जो हमने वही पढ़ा, घूम फिर के वही चीजें आ रही। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सही बात, एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन कोर्ट। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया था 1 लाख रुपए का, अब वो मुकर रहा है कि भाई वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैंने उधार नहीं खरीदा था, तो भैया
हम अपनी अकाउंटिंग दिखाएंगे कि भैया देखो हमने ये इस तारीख पर इस व्यक्ति को इतना इतना उधार दिया हुआ है और ये हमारा पैसा नहीं दे रहा है, तो भैया कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। और टैक्स लाइबिलिटी यानी जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब चुकाने के लिए। वैट तो अब लगभग खत्म ही हो गया है, पेट्रोल डीजल वगैरह पे लगता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी अभी शराब और टोबैको पे बस बची है। सेल्स टैक्स तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो यहाँ पर जीएसटी आ गया है इनकम टैक्स के साथ, ठीक है। आई होप आपको पता होगा इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए आगे आइए। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो प्रॉब्लम क्या है अकाउंटिंग में? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में मान लो, हम एक कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो मान लो एक लैंड हमने खरीदी थी 20 लाख रुपए की, ठीक है। और आज जो है उसकी वैल्यू, 20 साल पहले हमने खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ है। तो ये क्या होगा? हम उसको 20 लाख पर ही दिखाएंगे, उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। दूसरा समझ लो, उसकी प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी थी भाई, प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी 10 करोड़। अब इसकी वैल्यू जो है कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो भी इसको हम क्या करेंगे, 10 करोड़ पे दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो अलग मसला है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि भाई महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये इकोनॉमी में चलता रहता है, उसको ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। दूसरा, रिकॉर्ड्स मॉनेटरी आइटम्स ओनली। सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये इस बात को रिकॉर्ड नहीं करता कि आपका एम्प्लॉय कितना इफिशिएंट है, आपके यहाँ कितना शानदार स्टाफ है, आपकी मार्केट में कितनी गुडविल है, आपका कस्टमर आपसे कितना ज्यादा खुश है। ये इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब इन सारी बातों को रिकॉर्ड नहीं करता। विंडो ड्रेसिंग इज पॉसिबल। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का एग्जांपल रखिए कि जब किसी की शादी होती है ना, तो लड़के या लड़की वाले इतना सजे हुए रहते हैं, मतलब लड़की या लड़का देखने जाते हैं तो वो इतना ज्यादा मेकअप करके रहते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी तस्वीर दिखाना बिजनेस की जो वास्तव में है नहीं। और क्यों ऐसी तस्वीर दिखाना? ताकि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारे फेवर में डिसीजन ले ले। उसको बोलते हैं क्या? विंडो ड्रेसिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में विंडो ड्रेसिंग क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। और विंडो ड्रेसिंग करके कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपना अपनी जो पोजीशन है उनकी, मान लीजिए यहाँ पे है, वो इतना ऊपर दिखाते हैं कि भैया हमारी शानदार पोजीशन चल रही है। जैसे होता है ना कि लड़का भले 20,000 कमाता हो, लेकिन बताएंगे कि देखो भैया हमारा लड़का जो है वो 2,20,000 कमाता है, ठीक है। ये विंडो ड्रेसिंग। बोले हाँ सर, ये समझ आ गया, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा ली। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आपने बढ़ा ली, आपका प्रॉफिट कम दिख रहा था, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक हो ही ना, ठीक। अफेक्टेड बाई पर्सनल बायस एंड जजमेंट। कई बार चीजें क्या होती हैं, आपके पर्सनल जजमेंट पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे एक बंदा है वो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लगा रहा है, दूसरा डब्ल्यूडीबी लगा रहा है, दोनों की अलग अलग सोच है, दोनों ही मेथड ठीक है, ठीक है। कोई प्रोविजन बना रहा है 5% का और कोई प्रोविजन बना रहा है 10% का, अपना ओपिनियन, ठीक। तो ये, इससे भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग अफेक्ट होता है। उसके बाद, नॉट प्रेजेंट रियल फाइनेंशियल पिक्चर। कभी कभी फाइनेंशियल पिक्चर ठीक नहीं आती। मैंने आपको बताया कि एसेट्स को कॉस्ट पर दिखाया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। उनकी आज क्या वैल्यू है इस बात पर नहीं दिखाया जाता, बल्कि इस बात पर दिखाया जाता है, इस लागत पर दिखाया जाता है जितने में वो एक्चुअली बाई की गई थी। तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है। अब बुक कीपिंग की बात करते हैं जरा। देखो बुक कीपिंग क्या होता है ना, बुक कीपिंग आपका रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। देखो एक चीज समझ लो मैं आपको, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जो है ये एक, मतलब ये यहां पर आपको समझिए कि प्रिंसिपल्स दिए गए, यहां पर सिद्धांत बताए गए, ठीक है। अकाउंटिंग ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन,
ठीक। और बुक कीपिंग ये आपका रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। बुक कीपिंग को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइनेंशियल डेटा को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। और जबकि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग फेज। ठीक है। बुक कीपिंग बेस ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी डेटा फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। उसके बाद डिफरेंस दिया है, रिकॉर्डिंग फेज है अकाउंटिंग सिस्टम का, और ये समराइजिंग फेज है। ठीक है। ये प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है। और देखिए, अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये रूटीन नेचर का है भाई, आपको ट्रांजैक्शंस को तो डेली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एनालिटिकल नेचर का होता है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर फिर क्या करना है? आपको समराइज करना है, आपको अलग अलग लोगों के ट्रांजैक्शंस को मतलब अलग अलग रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन बुक अकाउंटिंग के लिए थोड़ा सीनियर पढ़ा लिखा आदमी चाहिए थोड़ा सा। इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। भाई बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं ना, ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करने से आपको ट्रू पिक्चर नहीं आएगी, जब तक कि आप क्या ना करें, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाएं। ठीक है। मैनेजरियल डिसीजन आप बुक कीपिंग के बेसिस पर नहीं ले सकते, लेकिन अकाउंटिंग के बेसिस पर लिए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस कहां से पता चलता है? इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन, ये देखो, ये आपका है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपने साल भर में कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ये पता चलेगा इनकम स्टेटमेंट से। लेकिन आपकी पोजीशन क्या है, आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, कितनी कैपिटल, ये कहां से पता चलेगा आपको? बैलेंस शीट से। और आपके पास कैश फ्लोज की क्या कंडीशन है, ये आपको पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है। मतलब कहां से आपको कैश आ रही है, कहां आपकी कैश कंज्यूम हो रही है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सब फील्ड्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं बता रहा था कि आम आदमी या आम बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही अकाउंटिंग समझता है। ठीक है। ये क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बनाया जाता है, हिसाब किताब सही रहे। कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्यों की जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसलिए करते हैं कि हम टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पता कर सके, और अगर हम टोटल कॉस्ट पता कर पाएंगे तो उसको पर यूनिट कॉस्ट में हम डिवाइड कर सकेंगे। फिर उससे हम मान लो कि हमारा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की और टोटल कॉस्ट आया 5 लाख रुपए। ठीक है। और हम जो है 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो 10,000 यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो हमारे हर यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 50 रुपए। इसमें मान लीजिए हम 25 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ना चाहते हैं, तो हम इसको कितने में मार्केट में बेचेंगे? 75 रुपए में। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे नहीं तो ये कॉस्ट हमें एक्यूरेसी के साथ पता नहीं चलेगी। और कई बार मान लो हमें कॉस्ट एक्यूरेसी से पता नहीं चली, हमने अंदाजे से रख दिया 100 रुपए, उसमें 25 रुपए अपना प्रॉफिट जुड़ा 125 रुपए। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स वही गुड्स 75 में बेचेंगे, तो आपका गुड्स वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। और मान लो आपने कॉस्ट कम अंदाजा अनुमान लगाया और आपका कॉस्ट था 30 रुपए। ठीक है। और आपने 25 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ा, 55 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है। और आपके कस्टमर, आपके जो लोग हैं कॉम्पिटिटर्स हैं, वो 75 में बेच रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि आपके कस्टमर्स की गुडविल ज्यादा हो, तो आपका ये सस्ता प्रोडक्ट भी आपको ठीक ना लगे, नुकसान करे। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है भाई? ये मैनेजर्स के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? मैनेजर्स के लिए होती है, सो दैट वो क्या कर सके? डिसीजन ले सके। ठीक है। कैसा डिसीजन ले सके भाई? कोई मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। अब लेट सपोज कि हमें एक, मान लो हम कार बना रहे हैं। ठीक है। कार हम अगर बनाते हैं तो उसमें टायर भी लगता है। तो मैनेजमेंट के पास क्वेश्चन ये है कि टायर वो क्या करें? खुद से मैन्युफैक्चर करें या आउटसोर्स कर दें? खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं तो टायर की कॉस्ट आती है 15,000 रुपए, लेट सपोज। और और खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं तो 15,000, और अगर आउटसोर्स करते हैं तो 12,000 रुपए। तो बताइए कौन सा बेहतर हुआ? आउटसोर्स कर देना। अगर एक टायर में 3,000 रुपए बच रहा है, तो आप अगर मान लीजिए एक कार में आप 4 टायर्स होते हैं और एक स्टेपनी देते हैं आप, तो 5 टायर्स में कितने रुपए आप बचा सकते हैं?
15,000 रुपए बचा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप साल भर में 10,000 कार्स बनाते हैं तो आपकी बचत और बढ़ जाएगी। तो ये डिसीजन आपने लिया, इस डिसीजन के लिए ये मैंने आसानी से बता दिया। इसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, देखो भैया बिजनेस सोसाइटी में ही चलता है, बिजनेस सोसाइटी से ही पैसा कमाता है, ठीक है, तो बिजनेस की सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी भी होती है। तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि बिजनेस ने कौन कौन से सोशल कॉस्ट ली, यानी कितना पॉल्यूशन क्रिएट किया, कितना हजार्ड क्रिएट किया लोगों के लिए, कितने लोगों को यहाँ से हटना पड़ा, और सोशल बेनिफिट्स कितना दिए, कितना उसने तो मतलब कितने पेड़ पौधे लगाए, ठीक है, उसके अलावा कितना उसने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग देखो अभी तक हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स वगैरह में क्या मानते हैं, उन चीजों को ही एसेट्स मानते हैं जो कि क्या होती हैं, मैन मेड। जनरली इंसान को एसेट नहीं माना जाता, इंसान, जबकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें ना तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना वो कौन होते हैं, ह्यूमन ही होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, कहता है कि एम्प्लॉयज भी हमारे एसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी की जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी है, उसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए भाई, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरीके से हो कि समझ में आए, मतलब यूजर जिसको आप दे रहे हैं इंफॉर्मेशन वो समझ सके कि भैया कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो रेलेवेंट टाइम पर है, ठीक है। मतलब जैसे समझो ना किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसको ब्लड की जरूरत है, ठीक है, लेकिन ब्लड मिला उसकी डेथ हो जाने के बाद, बताओ क्या वो ब्लड रेलेवेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एस इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ऑन टाइम अवेलेबल हो, ठीक है, और इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो, मतलब जो मेरे काम का है वो आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है भाई, ऐसा मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हवा हवाई ना, ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, और उसका मतलब उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट एरर्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन इस तरीके से बनाएं कि आप जैसे मान लीजिए कि आप 2019 ठीक है, यहाँ पे है, तो आपका इस साल का डेटा ऐसा हो कि आप पिछले सालों से इसको क्या कर सके, कंपेयर कर सके। और अगर आप दूसरे फर्म से भी कंपैरिजन करना चाहते हैं सेम इंडस्ट्री में तो उससे भी आप क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। तो ये ध्यान रखना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब ये चीजें आएंगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, समझ में आए, रिलेवेंस यानी आपके लिए वो रिलेवेंट हो, रिलायबल हो, भरोसा किया जा सके, और कंपेरेबल हो, ठीक है। अब एमसीक्यू कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 2018 में आया था क्वेश्चन ये, इज द हिस्टोरिकल इन नेचर एंड रिफ्लेक्ट्स द पास्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन पास्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बताया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब तो क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। हिस्टोरिकल इन नेचर होता है क्योंकि हिस्टोरिकल वैल्यू पे सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये पास्ट पोजीशन बताता है, जो साल बीत गया उसके बारे में बताएगा, ठीक है, आगे के बारे में नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है, तो ये ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी आइटम, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, तो ये प्रॉब्लम है, ये है इसका सही जवाब। इट लैक्स डबल एंट्री सिस्टम, नहीं इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें डबल एंट्री सिस्टम पर ही क्या होता है, बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, सही सीक्वेंस क्या है,
आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? आखिरी में हम क्या करते हैं भैया? कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The basic sequence in the accounting process can be best described as असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान 2021। ठीक है, कैसे आप बताएंगे? पहले ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, सोर्स डॉक्यूमेंट, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वाउचर्स। ठीक है, लेजर अकाउंट, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस। ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस। तो इसका देखो, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन के बाद आप सोर्स डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जर्नल एंट्री होगी, जर्नल के बाद लेजर में जाएगा और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अकाउंटिंग प्रोसेस को आप याद रखिएगा, सीक्वेंस उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला, सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2020। बताइए सीक्वेंस क्या है? पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट्स, recording the business transaction in the books of entry, preparing annual financial statement, preparation of trial balance, deriving meaningful influences for business decisions, inferences for business decision। तो पहला देखो भैया क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, तो दो हो गया। फिर उसके बाद पोस्ट किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट में, दो और एक। फिर क्या करते हैं भैया, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो चार हो गया। फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी तीन, और फिर उसके डिसीजन निकाले जाते हैं, दो, एक, चार, तीन, पाँच। दो, एक, चार, तीन, पाँच। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही जवाब। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, dash dash states that accounting report must belong to a common period and use common unit of measurement and format and reporting. Dash dash states accounting report must belong to a common period and common unit of measurement for format and reporting. इसको क्या बोलेंगे भैया? कॉमन यूनिट। क्यों चाहिए कॉमन यूनिट? रेलेवेंस, कंपैरेटिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसका सही जवाब होगा कि देखो, सेम फॉर्मेट में होगा, कॉमन यूनिट में होगा, कॉमन पीरियड का होगा, तो आप क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर, ठीक है, रुपी में है और आप भी रुपी में है तो कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, सेम पीरियड का है, कंपैरिजन कर पाएंगे। अब 2019 का मतलब 2009 का और 2023 का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, 2023 का 6 महीने का है और 2023 का 12 महीने का, कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये क्यों होना चाहिए? कंपैरेटिबिलिटी के लिए होना चाहिए।